कुर्सी पर बैठते ही आपकी हवा क्यों निकल जाती है? आप ये उल्टे काम करना क्यों शुरू करते हैं? तो अक्सर ये नेता आप मुझको क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं राजीव भाई आप तो जानते ही हैं कि पुरानी सरकारों ने बहुत सारे समझौते कर रखे हैं। 1994 की सरकार ने गैट करार का समझौता कर दिया। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें वही समझौता हिंदुस्तान में आगे बढ़ाना है। और मैं फिर उनको एक सवाल और पूछता हूं कि अच्छा अगर यही बात है कि पुरानी सरकार ने एक समझौता किया जिसका नाम गैट करार का समझौता या डंकल प्रस्ताव या WTO का एग्रीमेंट, और हम मानते हैं कि वो गलत समझौता था और आप भी उसी गलत समझौते को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप में और पुरानी सरकार में फर्क क्या? क्या हम आपको इसलिए लेकर आए थे वोट देकर कि आप भी वही गलती करना जो पुरानी सरकार कर रही थी? पुरानी सरकार ने अगर हिंदुस्तान को खड्डे में फेंका तो आप उसको खड्डे से निकाल के खाई में फेंकना चाहते हो? हम एक सरकार लाते हैं, वो गलतियां करती है, उसको हटाते हैं, दूसरी सरकार लाते हैं। अब दूसरी सरकार भी वही गलती करे जो पुरानी सरकार करती है, तो ये सरकार बदलने का नाटक क्यों करते हो? तुम सब मिलकर एक ही खानदान क्यों नहीं बना लेते? हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो कि हम अलग खानदान के हैं, हम अलग खानदान के हैं, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ये सब एक कर दो। जब पुरानी सरकार की नीतियों को ही तुम्हें चलाना है और नई सरकार कोई नई नीति बनाना ही नहीं चाहती, तो हम तो मानते हैं कि जनता के लिए तो ये सब खानदान एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर आपकी नीतियों में फर्क नहीं है तो जब आप वोट मांगने जाते हो तो क्यों बोलते हो फलानी पार्टी बेकार है, मेरी पार्टी बहुत अच्छी है? कहो कि हम सब पार्टी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो वो करते हैं वो हम करने वाले हैं। अब आपकी हिम्मत हो तो वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। और अगर इस ईमानदारी से वोट मांगोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तक तो हिंदुस्तान की 50% जनता ही वोट देने जाती है, फिर शायद 5% जनता भी वोट देने नहीं जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं आपसे और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आपको और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका मुझसे और आपसे कुछ लेना देना नहीं। पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया स्थिरता का, पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया गुड गवर्नेंस का। मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या? मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि पुरानी सरकार की हुई गलतियों को नई सरकार नहीं करेगी, वही मेरे लिए गुड गवर्नेंस है। अगर पुरानी सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाकर हिंदुस्तान के बाजार को खोला, हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग उसमें बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा कि नई सरकार आएगी, वो 3 लाख बंद पड़े हुए उद्योगों को नया खुलवाएगी और 8 करोड़ जो बेकार हुए हैं उनको नया काम दिलवाएगी। तब तो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस हुई। अब नई सरकार आकर बोलती है कि पुरानी सरकार ने तो 3 लाख उद्योग बंद कराए थे, हम 6 लाख और कराएंगे। तो यह गुड गवर्नेंस हुआ कि बैड गवर्नेंस हुआ? और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो 13 महीने सरकार चली और गिर गई तो दुनिया भर में स्थिरता का नारा लगा दिया। अब तुम्हारे पास स्थिर मेजोरिटी आ गई तो तुम 13 महीने की सरकार ने जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाया उससे और ज्यादा आप बुलाना चाहते हो। तो स्थिरता किसके लिए? जनता के लिए कि तुम्हारी कुर्सी के लिए? तो स्थिरता का नारा या गुड गवर्नेंस का नारा जनता के लिए नहीं है। स्थिरता का नारा और गुड गवर्नेंस का नारा उनकी अपनी जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने गलत नीतियां बना रखी हैं, उन्हीं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। इसका अर्थ यह साफ है कि अब हिंदुस्तान की 2 राजनीतिक पार्टियों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस राष्ट्र के हित में कुछ करेंगे। उन्होंने तो गठजोड़ कर लिया है और गठजोड़ ऐसे विचित्र तरीके से किया है कि अभी थोड़े दिन पहले फिक्की का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। उस सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए और भाषण देकर आए कि मैं उदारीकरण की गति को और तेज करने वाला हूं। दूसरे दिन मैंने देखा कि श्रीमती सोनिया गांधी भी पहुंच गई वहां भाषण देने और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब उदारीकरण की गति को तेज करेगी तो हम पूरा समर्थन सरकार को देने वाले हैं। तो इसका माने अंदर खाने में दोनों की दोस्ती है, बाहर खाने में झगड़ा है। आपको दिखाने के लिए झगड़ा है, मुझको दिखाने के लिए झगड़ा है। अंदर ही अंदर कोई झगड़ा नहीं है, समझौता कर रखा है कि तुमने जितना देश बेचा उससे ज्यादा हम बेचेंगे, तुमने जितनी चैंपियनशिप मारी है उससे ज्यादा हम मारेंगे, तुमने हमको समर्थन दिया था हम तुमको समर्थन देंगे। इस तरह के गठजोड़ की राजनीति अब शुरू हुई है और मुश्किल यह है कि जब इस तरह की राजनीति देश में चलती है और इस तरह के विधेयक लाने जब शुरू हो जाते हैं संसद में, तो आप जानते हैं कि एक नया तरीका और आया है। कहते हैं इस देश में प्रजातंत्र चलता है, लेकिन आप जानते हैं कि डिक्टेटरशिप भयंकर पैमाने पर चल रही है इस देश में। कैसी डिक्टेटरशिप चल रही है? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई MP हैं जो बीमा क्षेत्र के निजीकरण के पूरी तरह से विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कुछ MP हैं जो बीमा क्षेत्र के विदेशीकरण और निजीकरण के पूरी ताकत के साथ विरोधी हैं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन क्या होगा मैं आपको आज बताता हूं कि जो लोग विरोधी हैं बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने के, उनको व्हिप जारी किया जाएगा। एक तरफ बिल लाया जाएगा, दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया जाएगा और व्हिप जारी करके सांसदों को यह बताया जाएगा कि जो सरकार चाहती है वैसा वोट डालो, अगर तुमने सरकार के कहने पर वोट नहीं डाला तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और आजकल के MPs इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको पार्टी छोड़ना मंजूर नहीं है, भले ही देश खड्डे में चला जाए। वो बातचीत में कई बार मुझे कहते हैं, मैं कई MPs से मिल चुका हूं, 250 से ज्यादा MPs से मैं पिछले 3 वर्षों में मिला हूं और मैंने हर एक से यह पूछा कि आप क्या मानते हैं विदेशी कंपनियों को ज्यादा आना चाहिए, बीमा के क्षेत्र में आना चाहिए, बैंकिंग में आना चाहिए? वो कहते हैं नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा ईमानदारी से ये बताना
ये बिल आएगा तब तुम क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा राजीव भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, विप आएगा और जो विप कहेगा वही हमें तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप फिर ईमानदारी से ये बताओ कि जब आप वोट मांगने आते हो मेरे पास तो आप बोलते हो कि हम आपके प्रतिनिधि बनेंगे इसलिए आप हमको वोट दीजिए, तो आप मेरे प्रतिनिधि बनकर वोट लेकर संसद में जाकर बैठते हो और काम पार्टी का करते हो, प्रतिनिधि मेरे बने हुए हो, काम पार्टी का करते हो, तो तुमसे जैसा बेवकूफी वाला आदमी कौन है? मुझसे वोट मांगा, मैंने तुमको वोट दिया, 6-7 लाख की आबादी का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी वो 6 लाख वोटर के प्रति है या एक पार्टी के अध्यक्ष के प्रति है? आप बताइए। और अगर आप ईमानदारी से ये कहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं? आप मेरे प्रतिनिधि कहां हैं? आप तो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि ये सारे के सारे एमपीज जब संसद में जाकर बैठते हैं तो इनको जितनी पगार मिलती है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, इनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती हैं, इनको जितनी और दूसरी तरह की सेवाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, लेकिन काम ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करते। दुर्भाग्य मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सब सांसद पार्टियों के बंधुआ मजदूर हो गए। बॉन्डेड लेबर होता है ना, वो मालिक की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बॉन्डेड लेबर हमारे ये सब सांसद हो गए। एक तरफ मानते हैं सिद्धांत रूप में कि आपकी बात बराबर है, लेकिन संसद के अंदर जब उसके विरुद्ध वोट डालने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारी क्षमता के बाहर है क्योंकि पार्टी का विप जारी हो गया। आप जान लीजिए ये पार्टियों ने विप जारी करने की जो परंपरा बनाई है ये हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की निशानी है, हिंदुस्तान को हिटलरशाही की तरफ ले जाने की निशानी है। ये हिटलरशाही यही होती है जहां कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता, एक नेता सोचता है, एक अध्यक्ष सोचता है, एक आदमी समझौता करता है और बाकी सबको मजबूर किया जाता है कि तुम उसको मानो और उसका पालन करो। वैसे हिटलरशाही की तरफ यह देश बढ़ रहा है। जैसे जैसे विदेशी पूंजी निवेश बढ़ रहा है, जैसे जैसे विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान अब हिटलरशाही की तरफ बढ़ रहा है। प्रजातांत्रिक देश न रहकर अब ये एक डिक्टेटरशिप वाला देश हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने चुनौती है और ये हमारे सामने जिम्मेदारी भी है कि हम इस लड़ाई को कैसे